हेलो प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल MGSU SP क्लासेज बीकानेर पर हार्दिक स्वागत है। तो आप सभी के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास लेकर आया हूँ BA फर्स्ट सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस, जो कि MCQ रहने वाले आपके लिए राजनीति विज्ञान के मूल आधार के। ठीक है, तो ये क्लास वीडियो दोनों के लिए जरूरी है, यानी प्राइवेट और रेगुलर विद्यार्थियों के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। और बताइए कि आपको पिछली जो क्लास लगाई गई है इतिहास की, वो कौन कौन सी कैसी लगी आपको। और इसी के साथ जो भी विद्यार्थी अभी जस्ट नए जुड़े हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और इस क्लास को लाइक जरूर करते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं प्रश्नों को। सबसे पहले तो पहला प्रश्न रहने वाला आपके लिए कि राजनीति शब्द की उत्पत्ति किस ग्रंथ से मानी जाती है। ऑप्शन नंबर ए रिपब्लिक, ऑप्शन नंबर बी पॉलिटिक्स, ऑप्शन सी पॉलिस, ऑप्शन नंबर डी लॉज। तो राइट आंसर आपके लिए हो जाएगा पोलिस शब्द से। क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर, क्या होने वाला है? पोलिस शब्द से विद्यार्थियों राजनीति शब्द की उत्पत्ति मानी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट अगर दूसरा क्वेश्चन की बात करें कि राजनीति विज्ञान को शक्ति का अध्ययन किसने कहा था। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी है। तो ऑप्शन नंबर ए लास्की, ऑप्शन नंबर बी कैटलिन, ऑप्शन नंबर सी लाजवेल, ऑप्शन नंबर डी बर्क। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा लाजवेल, यानी लाजवेल ने क्या कहा था? राजनीति विज्ञान को शक्ति का अध्ययन कहा था। ठीक है, नेक्स्ट आपके लिए जो 3 नंबर क्वेश्चन रहने वाला है आपको कि राजनीति विज्ञान राज्य का विज्ञान है। राजनीति विज्ञान किसका विज्ञान है? राज्य का विज्ञान है। ये कथन किसका है? बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछ जाते हैं और आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाए या ब्लैंक्स वाले खाली स्थान वाले आ जाए तो यहां से आपको क्वेश्चन बिल्कुल सही करके आना है। तो राजनीति विज्ञान राज्य का विज्ञान है, चाहे गार्नर कहा, अरस्तु ने कहा, ब्लंटसली ने कहा या सिली ने कहा, तो इसका राइट आंसर है गार्नर ने कहा था। किसने कहा था? गार्नर ने कहा था। नेक्स्ट आपके लिए जो चौथा क्वेश्चन है आपके लिए वेरी वेरी इंपोर्टेंट कि आधुनिक राजनीति विज्ञान का व्यवहारवादी आंदोलन किस दशक में प्रमुख हुआ था या शुरू हुआ था, या किस दशक के अंदर इसको प्रगति प्राप्त हुई थी? 1920, 1930, 1950 या 1970? तो ठीक है, इसका राइट आंसर आपके लिए होने वाला 1950। ठीक है, प्रश्न संख्या 4 का राइट आंसर 1950 हो जाएगा। अगला आपके लिए क्वेश्चन है कि राजनीति विज्ञान का समाज शास्त्र से संबंध मुख्यतः किस आधार पर है। यानी राजनीति विज्ञान का जो समाज शास्त्र से संबंध है वो किस आधार पर है? सत्ता से, सामाजिक संरचना, कानून या अर्थव्यवस्था? तो राइट आंसर आपके लिए हो जाएगा सामाजिक संरचना। ठीक है, सामाजिक संरचना याद करके जाना। नेक्स्ट आपके लिए जो 6 नंबर क्वेश्चन है कि उत्तर व्यवहारवाद का संबंध किससे माना जाता है। कौन सा? उत्तर व्यवहारवाद का जो पोस्ट बिहेवियरिज्म होता है उसका संबंध किससे माना जाता है? मूल्य निरपेक्षता से, वैज्ञानिक पद्धति से, प्रासंगिकता और क्रियात्मकता से या परंपरागत अध्ययन से? तो राइट आंसर आपके लिए होने वाला प्रासंगिकता और क्रियात्मकता से। नेक्स्ट आपके लिए जो 7 नंबर क्वेश्चन है कि राजनीति कौन, क्या, कब और कैसे पाता है, ये कथन किसका है? डेविड ईस्टन, लाजवेल, आलमंड या केपलान? तो राइट आंसर आपके लिए होने वाला ऑप्शन नंबर बी लाजवेल। परीक्षा के अंदर आपको क्वेश्चन इस टाइप से देखने को मिलते हैं, थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज हो जाती है, ये ऑप्शन आपके लिए बदल दिए जाते हैं, बाकी राइट आंसर आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट आपके लिए जो 8 नंबर क्वेश्चन आने वाला है कि राजनीति विज्ञान का इतिहास से संबंध किस कारण है। यानी जो राजनीति विज्ञान के उसका संबंध इतिहास से हम क्यों मानते हैं? आर्थिक विश्लेषण के कारण, ऐतिहासिक विकास के कारण, विधिक आधार के कारण या मनोवैज्ञानिक तत्व के कारण? तो राइट आंसर आपके लिए होने वाला ऐतिहासिक विकास के कारण। ऐतिहासिक विकास जब भी होगा जब राजनीति विज्ञान का इतिहास से संबंध बताया जाएगा। नेक्स्ट आपके लिए जो 9 नंबर क्वेश्चन आने वाला है कि अरस्तु ने राजनीति विज्ञान को क्या कहा था। विद्यार्थियों, अरस्तु ने राजनीति विज्ञान को क्या कहा था? सर्वोच्च विज्ञान कहा था, सामाजिक विज्ञान कहा था या व्यवहारिक विज्ञान कहा था या नैतिक विज्ञान कहा था? तो इसका राइट आंसर आपके लिए होने वाला है सर्वोच्च विज्ञान। क्या कहा था विद्यार्थियों? सर्वोच्च विज्ञान कहा था। नेक्स्ट आपके लिए जो 10 नंबर क्वेश्चन है कि प्रणाली सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, प्रणाली सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? ऑप्शन नंबर ए आलमंड, ऑप्शन नंबर बी ईस्टन, ऑप्शन नंबर सी डोइच, ऑप्शन नंबर डी मर्टन। तो राइट आंसर ध्यान रख लेना कि जो प्रणाली सिद्धांत है उसका प्रतिपादन विद्यार्थियों डेविड ईस्टन को माना जाता है। किसको माना जाता है? ईस्टन को माना जाता है। नेक्स्ट आपके लिए जो 11 नंबर क्वेश्चन है देवी सिद्धांत या देवी उत्पत्ति सिद्धांत का समर्थन किसने किया है। 4 आपके लिए कौन दिख रहे हैं जो फिलोसोफर है या पॉलिटेक्निक विचारक है उनमें से, जैसे जॉन लॉक है या फिल्मर है या रूसो है या मार्क्स है? तो इसका राइट आंसर आपके लिए हो जाएगा फिल्मर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज ए राइट आंसर। नेक्स्ट आपके लिए जो 12 नंबर क्वेश्चन है कि सामाजिक संविदा
सिद्धांत में प्राकृतिक अवस्था को भयावह किसने कहा था या किसने बताया? हॉब्स ने बताया, जॉन लॉक ने बताया, रूसो ने बताया, ये ऑप्शन नंबर डी आपके लिए बेंथम ने बताया था। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज ए राइट आंसर, ध्यान रख लेना, यानी हॉब्स ने बताया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके लिए प्रश्न संख्या 13 कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है। मनुष्य किस प्रकार पैदा हुआ है? एक स्वतंत्र पैदा हुआ है, परंतु सर्वत्र जंजीरों से जकड़ा हुआ है। ये कथन किसका है? बहुत अच्छा प्रश्न है और इसको आप मार्क लगा दीजिए, क्वेश्चन लिखा लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है परंतु सर्वत्र जंजीरों में जकड़ा हुआ है, ये कथन किसका है? तो ये जॉन लॉक का है, रूसो का है, या हॉब्स का है, या हेगल का है? तो राइट आंसर आपके लिए हो जाएगा रूसो। किसका हो जाएगा? रूसो का ये कथन माना जाता है। नेक्स्ट आपके लिए जो 14 नंबर क्वेश्चन है कि राज्य के अंग सिद्धांत का प्रमुख समर्थक कौन था? जो अंग सिद्धांत है उसका समर्थक कौन था? स्पेंसर था, बेंथम था, या मार्क्स था, या गिल था? तो राइट आंसर आपके लिए स्पेंसर। क्या हो जाएगा? स्पेंसर इज ए राइट आंसर। नेक्स्ट आपके लिए 15 नंबर क्वेश्चन है कि मार्क्सवादी सिद्धांत के अनुसार राज्य किसका उपकरण है? जनसाधारण का, या ऑप्शन नंबर बी शासक वर्ग का, ऑप्शन नंबर सी नौकरशाही का, या ऑप्शन नंबर डी न्यायपालिका का? तो राइट आंसर है शासक वर्ग का। क्या हो जाएगा? शासक वर्ग का अंग माना जाता है। लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किस सदी में विकसित हुई थी? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किस सदी में विकसित हुई? ऑप्शन नंबर ए 17वीं, ऑप्शन नंबर बी 18वीं, ऑप्शन नंबर सी 19वीं, ऑप्शन नंबर डी 20वीं शताब्दी में? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 20वीं शताब्दी। क्या हो जाएगा? 20वीं शताब्दी इसका बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट आपके लिए 17 नंबर क्वेश्चन है कि बहुलवाद सिद्धांत के प्रमुख प्रवक्ता कौन है? बहुलवाद जो सिद्धांत है उसके प्रमुख प्रवक्ता कौन है? लास्की है, बॉडिन है, ऑस्टिन है, या हेगल है? तो आपको ध्यान रख लेना है, बहुलवाद सिद्धांत के प्रमुख प्रवक्ता माने जाते हैं लास्की। कौन माने जाते हैं विद्यार्थियों? लास्की माने जाते हैं, ध्यान रख लेना। नेक्स्ट आपके लिए जो 18 नंबर क्वेश्चन है, जब जिस विद्यार्थी ने अभी तक YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले आप YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थियों के साथ शेयर करें। तो राज्य के आवश्यक तत्व किससे कितने माने जाते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि राज्य के आवश्यक तत्व कितने माने जाते हैं? ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 3, 4 या 5? तो राइट आंसर आपके लिए होने वाला ऑप्शन नंबर सी, यानी 4 तत्व माने जाते हैं। नेक्स्ट आपके लिए जो 19 नंबर क्वेश्चन है कि सार्वभौमिकता की कानूनी संकल्पना किसने दी थी? ऑस्टिन ने, लास्किन ने, मार्क्स ने, या रूसो ने? तो सार्वभौमिकता की जो कानूनी संकल्पना है विद्यार्थियों, वो ऑस्टिन ने दी थी। किसने दी थी? ऑस्टिन ने दी थी। ऑप्शन नंबर ए इज ए राइट आंसर। नेक्स्ट आपके लिए क्वेश्चन है 20 नंबर कि एकात्मक राज्य का सर्वोत्तम उदाहरण कौन सा है? अमेरिका है, भारत है, या फ्रांस है, या ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? स्विट्जरलैंड है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपके लिए? ये भारत हो जाएगा, फ्रांस हो जाएगा, सॉरी। तो ऑप्शन नंबर सी इज ए राइट आंसर है। अगला आपके लिए क्वेश्चन है 21 नंबर, शक्ति और सत्ता में मुख्य अंतर क्या है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपके लिए ब्लैंक्स के रूप में आ सकता है कि शक्ति और सत्ता में प्रमुख अंतर क्या होता है? वेदता का होता है, बल का होता है, प्रभाव का होता है, या नियंत्रण का होता है? तो राइट आंसर है वेदता का होता है। किसका होता है? वेदता का सही आंसर माना जाता है। अगला क्वेश्चन है 22 नंबर कि वेदता की अवधारणा किससे जुड़ी है? वेदता की अवधारणा किससे जुड़ी है? ऑप्शन नंबर ए शक्ति से, ऑप्शन नंबर बी नैतिक स्वीकृति से, ऑप्शन नंबर सी दंड से, ऑप्शन नंबर डी कानून से? तो राइट आंसर आपके लिए हो जाएगा इसके अंदर भी ऑप्शन नंबर बी नैतिक स्वीकृति से। किससे हो जाएगा? नैतिक स्वीकृति से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके लिए 23 नंबर कि अधिकारों का प्राकृतिक सिद्धांत किसने दिया? अधिकारों का प्राकृतिक सिद्धांत किसने दिया? ऑप्शन नंबर ए जॉन लॉक ने, बेंथम ने, या ऑप्शन नंबर सी क्या है मार्क्स ने, या ऑप्शन नंबर डी हेगल ने? तो लॉक हो जाएगा इसका राइट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर ए इज ए राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपके लिए कि स्वतंत्रता का सकारात्मक सिद्धांत किससे संबंधित है? यानी स्वतंत्रता है उसका सकारात्मक जो सिद्धांत है वो किससे संबंधित माना जाता है? जॉन ये एडम मिल है, टी.एच. ग्रीन है, बेंथम है, या रूसो है? तो राइट आंसर है टी.एच. ग्रीन। क्या हो जाएगा? टी.एच. ग्रीन बिल्कुल इसका राइट आंसर होने वाला है। अगला आपके लिए 25 नंबर क्वेश्चन है कि समानता का अर्थ क्या है? तो समानता का अर्थ क्या होता है? पूर्ण समानता होता है, अवसर की समानता होता है, आर्थिक समानता होता है, या सामाजिक समानता होता है? तो समानता का अर्थ होता है अवसर की समानता। क्या होता है? अवसर की समानता बिल्कुल इसका सही आंसर है। न्याय का वितरणात्मक सिद्धांत किसने दिया? बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि न्याय का वितरणात्मक सिद्धांत किसने दिया था? ऑप्शन नंबर ए प्लेटो, ऑप्शन नंबर बी अरस्तु, ऑप्शन नंबर सी जॉन रॉल्स, ऑप्शन नंबर डी मार्क्स? तो रॉल्स इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला 27 नंबर क्वेश्चन है कि विधि का आदेश सिद्धांत किससे संबंधित है? विधि का आदेश सिद्धांत किससे संबंधित है? ऑस्टिन से, रॉल्स से,
रूसो से है या ग्रीन से है? तो राइट आंसर आपके लिए ऑस्टिन। क्या हो जाएगा? ऑस्टिन। जो भी इस क्लास को देख रहे हैं अभी विद्यार्थी या जिसने भी देख लिया है, तो वो सभी विद्यार्थी ध्यान दे कि इसकी एक महा मैराथन क्लास भी लगा रखी है, जो कि आपके लिए मोनिका मैडम के नाम से लगा रखी है। और उसके अंदर जो भी PYQ आधारित बड़े वाले मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वो सारे आपको इस क्लास में करवा दिएंगे। आपको इसकी लिंक है वो इसके डिस्क्रिप्शन में या इसके कमेंट पिन किए हुए कहीं से भी आपको मिल जाएगी। व्हाट्सएप चैनल अगर आप ज्वाइन कर सकते हो तो वहां से आपको हर क्लास की अपडेट मिल जाती है, नोट्स की PDF की अपडेट मिल जाती है, या कोई भी आपको महत्वपूर्ण सूचना मिलती है तो आप व्हाट्सएप चैनल जरूर ज्वाइन करें। व्हाट्सएप चैनल MGSU SP क्लासेस नाम से आपके लिए बनाया हुआ है। आप इसके लिंक से, स्कैनर से, कहीं से भी आप जुड़ सकते हैं। नेक्स्ट आपके लिए क्वेश्चन होने वाला 28 नंबर की सामान्य इच्छा की अवधारणा किसकी है? सामान्य इच्छा की अवधारणा किसकी है? तो जॉन लॉक की है, रूसो की है, हॉब्स की है, या एडम मिल की है? तो राइट आंसर इसका रूसो हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रूसो इसका बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है। फिर आपके लिए 29 नंबर क्वेश्चन है कि व्यवहारवाद किस पर बल देता है? यानी जो व्यवहारवाद है वो किस पर बल देता है? मूल्य पर देता है, आदर्श पर देता है, अनुभवजन्य अध्ययन पर बल देता है, या दर्शन पर बल देता है? तो राइट आंसर आपका होने वाला है ऑप्शन नंबर सी, अनुभवजन्य अध्ययन पर। किस पर देता है? अनुभवजन्य अध्ययन पर बल देता है। नेक्स्ट आपके लिए 30 नंबर क्वेश्चन क्या है कि सत्ता के 3 प्रकार किसने बताए थे? बताइए। मैक्स वेबर ने बताए, ऑप्शन नंबर बी मार्क्स ने बताए, ऑप्शन नंबर सी लास्की ने बताए, ऑप्शन नंबर डी बोर्डिन ने बताए। तो ध्यान रख लेना, सत्ता के 3 प्रकार बताए थे मैक्स वेबर ने। करिश्मा सत्ता या कुछ भी जो शासकीय सत्ता है वो बताई थी, ठीक है, वो आप ध्यान रख लेना। जो मैक्स वेबर ने सत्ता के 3 प्रकार बताए हैं। फिर आपके लिए 31 नंबर क्वेश्चन है कि संसदीय शासन प्रणाली का उद्गम कहां हुआ था? संसदीय शासन प्रणाली का उद्गम कहां हुआ था? अमेरिका में हुआ, फ्रांस में हुआ, ब्रिटेन में हुआ था, या ऑप्शन नंबर डी स्विट्जरलैंड में हुआ था? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके लिए 32 नंबर, अध्यक्षात्मक प्रणाली का प्रमुख उदाहरण कौन सा है? अध्यक्षात्मक प्रणाली का प्रमुख उदाहरण कौन है? भारत है, ब्रिटेन है, अमेरिका है, या कनाडा है? तो राइट आंसर आपके लिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अमेरिका। क्या हो जाएगा? अमेरिका बिल्कुल इसका सही आंसर होने वाला है। अगला 33 नंबर क्वेश्चन, द्विपक्षीय विधायिका का उद्देश्य क्या होता है? जो द्विपक्षीय विधायिका होती है उसका उद्देश्य क्या होता है? शीघ्र निर्णय लेना, संतुलन एवं पुनर्विचार करना, शक्ति केंद्रीकरण करना, न्यायिक नियंत्रण करना? तो राइट आंसर आपके लिए ऑप्शन नंबर बी, संतुलन एवं पुनर्विचार करना। क्या करना? संतुलन एवं पुनर्विचार करना। नेक्स्ट आपके लिए 34 नंबर क्वेश्चन है कि राजनीतिक दलों की उत्पत्ति किससे जुड़ी हुई है? निरंकुशता से, लोकतंत्र से? ऑप्शन नंबर ए निरंकुशता, ऑप्शन नंबर बी लोकतंत्र, ऑप्शन नंबर सी राजतंत्र, या ऑप्शन नंबर डी तानाशाही? ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान से प्रश्नों को देखें, अच्छे से याद करें, आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। क्योंकि जो छोटे वाले आपके MCQ या ब्लैंक्स वाले छोटे वाले 10 क्वेश्चन भी अगर आते हैं तो आपकी परीक्षा के अंदर बेहतर से बेहतर रिजल्ट का लाने का प्रयास होता है, और वहीं से आपके बेस्ट परसेंट बनने के चांस रहते हैं। बाकी कोई भी विद्यार्थी अगर जिनको पता नहीं है कि क्लास के अंदर पेपर के अंदर आपको कैसे लिखना है, या कुछ करके भी आपको किस प्रकार से परसेंट अच्छे बन सकते हैं, या किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, तो उसके लिए भी आपके लिए महत्वपूर्ण एक बड़ा सा एक वीडियो लगा रखा है 10 से 15 मिनट का। अगर उसको आप ध्यान से देख लेते हैं यूट्यूब चैनल पर, ऐसी यूट्यूब चैनल जो MGSU SP क्लासेस बीकानेर है, इसी पर आपके लिए बहुत अच्छा वीडियो लगा रखा है जिसके अंदर आपको बताया गया है कि कितने पेज भरने होते हैं, किस टाइप से अगर आप पेपर को अच्छे से करते हैं तो आपके नंबर अच्छे आते हैं, आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, आपके कहाँ गलती होती है, तो वो आप जरूर वीडियो देखें। कोई क्लास का विद्यार्थी है, चाहे आप आगे कभी भी एग्जाम दो, उनके लिए भी बहुत ज्यादा बेस्ट रहने वाला है। उस विद्यार्थी इस क्लास को देखें और उसके बाद उस वीडियो को जरूर देखें। तो दबाव समूह का क्या कार्य होता है? प्रश्न संख्या 35, दबाव समूह का क्या कार्य है? चुनाव लड़ना, ऑप्शन बी नीति को प्रभावित करना, ऑप्शन नंबर सी सरकार बनाना, ऑप्शन डी न्याय देना? तो राइट आंसर है दबाव समूह का कार्य होता है विद्यार्थियों नीति को प्रभावित करना। क्या होता है? नीति को प्रभावित करना होता है। नेक्स्ट आपके लिए कि अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का उद्देश्य क्या है? अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का उद्देश्य क्या है? बहुमत शासन करना, अल्पसंख्यक प्रतिनिधित्व करना, केंद्रीकरण करना, या तानाशाही? तो ऑप्शन नंबर बी इज ए राइट आंसर, यानी अल्पसंख्यक प्रतिनिधित्व हो जाएगा। अगला आपके लिए 37 नंबर क्वेश्चन, प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण है कौन है? तो बताइए, भारत है, या अमेरिका है, या स्विट्जरलैंड है, या फ्रांस है? तो राइट आंसर आपके लिए ऑप्शन नंबर सी
स्विट्जरलैंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्विट्जरलैंड इज ए राइट आंसर। अगला आपके लिए 38 नंबर क्वेश्चन कि बहुदलीय प्रणाली का लाभ क्या है? बहुदलीय प्रणाली का लाभ क्या है? ऑप्शन नंबर ए स्थिरता, ऑप्शन नंबर बी विविध प्रतिनिधित्व है, ऑप्शन नंबर सी तानाशाही, ऑप्शन नंबर डी केंद्रीकरण। तो राइट आंसर आपके लिए ऑप्शन नंबर बी विविध प्रतिनिधित्व। क्या हो जाएगा? विविध प्रतिनिधित्व। फिर आपके लिए 39 नंबर क्वेश्चन है कि कैबिनेट की सामूहिक उत्तरदायित्व किस प्रणाली में है? कैबिनेट की सामूहिक उत्तरदायित्व किस प्रणाली में है? ऑप्शन नंबर ए अध्यक्षात्मक, ऑप्शन नंबर बी संसदीय, ऑप्शन नंबर सी संघीय, ऑप्शन नंबर डी एकात्मक। तो राइट आंसर आपके लिए कौन सा होने वाला है? 39 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी संसदीय इसका बिल्कुल सही आंसर होने वाला है। फिर विद्यार्थियों आपके लिए बता रहा हूं, फिर आपके लिए अगला 40 नंबर क्वेश्चन है कि रिकॉल का संबंध किससे? ऑप्शन नंबर ए नियुक्ति, ऑप्शन नंबर बी पदच्युत करना, ऑप्शन नंबर सी निर्वाचन, ऑप्शन नंबर डी विधेयक से। तो 40 नंबर का आपके लिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पदच्युत करना यानी पद से हटाना। ठीक है। नेक्स्ट आपके लिए 41 नंबर क्वेश्चन है कि शक्तियों का पृथक्करण यानी बंटवारा सिद्धांत किसने दिया? शक्तियों का पृथक्करण का सिद्धांत किसने दिया था? रूसो ने, ऑप्शन नंबर बी मॉन्टेस्क्यू ने, ऑप्शन नंबर बी सी लोक ने, ऑप्शन नंबर डी मिल ने। तो राइट आंसर हो जाएगा मॉन्टेस्क्यू ने क्या दिया था? शक्तियों का पृथक्करण सिद्धांत का दिया था। फिर आपके लिए 42 नंबर क्वेश्चन क्या है कि न्यायिक पुनरावलोकन की अवधारणा कहां विकसित हुई? ब्रिटेन में, फ्रांस में, अमेरिका में, यानी न्यायिक जो पुनरावलोकन की उसकी अवधारणा कहां हुई थी? ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? भारत। तो राइट आंसर इसका क्या होने वाला है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सी है अमेरिका, यानी जो न्यायिक पुनरावलोकन है वो अमेरिका में विकसित हुई थी विद्यार्थियों। नेक्स्ट आपके लिए कि नौकरशाही का आदर्श प्रकार किसने दिया है? मैक्स वेबर ने, मार्क्स ने, आलमंड ने या लास्की ने। तो नौकरशाही का जो आदर्श प्रकार है वो किसने दिया विद्यार्थियों? बहुत बेहतर, मैक्स वेबर ने दिया। किसने दिया है? मैक्स वेबर। ऑप्शन नंबर ए इज ए राइट आंसर। नेक्स्ट आपके लिए 44 नंबर क्वेश्चन शक्ति पृथक्करण का उद्देश्य क्या है? शक्ति पृथक्करण का उद्देश्य क्या? ऑप्शन नंबर ए केंद्रीकरण, ऑप्शन नंबर बी निरंकुशता, ऑप्शन नंबर सी स्वतंत्रता की रक्षा, ऑप्शन नंबर डी शासन समाप्ति। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी स्वतंत्रता की रक्षा करना। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी स्वतंत्रता की रक्षा करना हो जाएगा। अगला 45 नंबर क्वेश्चन है कि वैश्वीकरण का मुख्य प्रभाव क्या है? वैश्वीकरण का मुख्य प्रभाव ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रीयता वृद्धि, ऑप्शन नंबर बी सीमाओं का लोप होना, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? आर्थिक परस्पर निर्भरता, ऑप्शन नंबर डी अलगाव। तो राइट आंसर है आर्थिक परस्पर निर्भरता, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन आपके लिए कि सुशासन गुड गवर्नेंस का संबंध किससे है? गुड गवर्नेंस का संबंध किससे है? ऑप्शन नंबर ए पारदर्शिता से, ऑप्शन नंबर बी तानाशाही से, ऑप्शन नंबर सी सैन्य शासन से, ऑप्शन नंबर डी निरंकुशता से। तो राइट आंसर आपके लिए पारदर्शिता यानी ऑप्शन नंबर ए इज ए राइट आंसर। नेक्स्ट आपके लिए 47 नंबर क्वेश्चन है कि विकेंद्रीकरण का उद्देश्य क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए शक्ति प्रत केंद्रीकरण, ऑप्शन नंबर बी स्थानीय सहभागिता, ऑप्शन नंबर सी निरंकुशता, ऑप्शन नंबर डी न्याय समाप्ति। तो राइट आंसर आपके लिए इसमें भी क्या होने वाला है? ऑप्शन नंबर जो बी है स्थानीय सहभागिता। और विद्यार्थियों आपको अगर जियोग्राफी सब्जेक्ट है आपका, या कोई इंग्लिश लिटरेचर का सब्जेक्ट है, या हिंदी लिटरेचर आपके सब्जेक्ट है, तो उसकी भी महामैराथन क्लास और बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों की चाहे व्याख्या की क्लास हो या पूरा विस्तार से पढ़ाने का क्लास हो, वे सारी की सारी आपके इसी YouTube चैनल पर लगा रखी है। आप उसको ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थी देखें, अच्छे से सर्च करें, उसकी एक आपके प्ले लिस्ट बनी हुई है, क्योंकि ये वीडियो जो आप देख रहे हैं वो भी एक प्ले लिस्ट का हिस्सा है। तो आप प्ले लिस्ट में देखोगे तो आपको सारी क्लासेज मिल जाएगी। अगर आप इनको अच्छे से समझते हैं, देखते हैं, तो आपके लिए बहुत ज्यादा ये फायदेमंद होती है। जैसा कि विद्यार्थियों कि आपने प्राइवेट विद्यार्थी जो इतिहास का पेपर देखा है, लगभग आपके 75% आपके लिए पेपर में वो क्लास से और पीडीएफ से आपको देखने को मिला था। पीडीएफ के लिए आप मैसेज मत करें, केवल आप एक बार व्हाट्सएप चैनल से ज्वाइन करें। आपको जब बोला जाता है उसी समय आप मैसेज किया करें, ठीक है। नेक्स्ट आपके लिए क्वेश्चन है 48 नंबर कि लोक प्रशासन का जनक किसे कहा जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। लोक प्रशासन का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए वुड्रो विल्सन, ऑप्शन नंबर बी मार्क्स, ऑप्शन नंबर सी रूसो, ऑप्शन नंबर डी बेंथम। बहुत सरल क्वेश्चन था, वुड्रो विल्सन इसका राइट आंसर होने वाला है। फिर आपके लिए जो 49 नंबर क्वेश्चन है कि चेक्स एंड बैलेंस किससे संबंधित है? चेक्स एंड बैलेंस किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए संसदीय प्रणाली, ऑप्शन नंबर बी संघीय ढांचा, ऑप्शन नंबर सी
शक्ति पृथक्करण, ऑप्शन नंबर डी न्यायपालिका। तो राइट आंसर 49 का हो जाएगा शक्ति पृथक्करण। क्या हो जाएगा? शक्ति पृथक्करण बिल्कुल इसका सही जवाब होने वाला है। नेक्स्ट आपके लिए 50 नंबर क्वेश्चन है कि समकालीन राजनीति की प्रमुख प्रवृत्ति क्या है? समकालीन राजनीति की प्रमुख प्रवृत्ति कौन सी होती है? ऑप्शन नंबर ए अधिनायकवाद, ऑप्शन नंबर बी लोकतंत्रीकरण, ऑप्शन नंबर सी उपनिवेशवाद, ऑप्शन नंबर डी साम्राज्यवाद। तो राइट आंसर आपका होने वाला है 50 नंबर का लोकतंत्रीकरण। क्या होने वाला है? लोकतंत्रीकरण विद्यार्थियों होने वाला है। नेक्स्ट आपके लिए यही सूचना है कि आप जो भी विद्यार्थी अभी इस क्लास को देख रहे हैं तो वो एक बार इस मैराथन क्लास को जरूर देखें। जो आपके लिए मैंने ये बैनर अभी दिखा रखा है उसमें आपको पूरा का पूरा कवर होगा। जो आपके लिए क्लास लगा रहा है ये मैडम के द्वारा बहुत अच्छे से आपको समझाई हुई है क्लास। अगर आप इसको देख लेते तो आपके बड़े वाले क्वेश्चन सारे आपके लिए इस वीडियो के अंदर क्लियर हो जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करने वाले छोटे वाले क्वेश्चनों की, यानी छोटे वाले जो फैक्ट होते हैं आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। हम एक एक फैक्ट को अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। तो पहला फैक्ट है कि राजनीति विज्ञान का पारंपरिक दृष्टिकोण राज्य सरकार और संस्थाओं के अध्ययन पर केंद्रित था, जबकि आधुनिक दृष्टिकोण व्यवहार, शक्ति संबंधों, राजनीतिक संस्कृति और निर्णय प्रक्रिया के विश्लेषण पर बल देता है। और ये परिवर्तन 20वीं सदी के मध्य में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है विद्यार्थियों। नेक्स्ट आपके लिए जो 2 नंबर पॉइंट है कि डेविड स्टन के अनुसार राजनीतिक प्रणाली इनपुट मांग और समर्थन को आउटपुट नीतियां और निर्णय में परिवर्तित करती है, और ये प्रक्रिया फीडबैक के माध्यम से निरंतर चलती रहती है, जिससे राजनीतिक स्थिरता या अस्थिरता का निर्धारण होता है। नेक्स्ट आपके लिए जो 3 नंबर पॉइंट है कि ग्रेवियल आल्डमंड ने संरचनात्मक कार्यात्मक दृष्टिकोण विकसित किया था, जिसके अनुसार प्रत्येक राजनीतिक व्यवस्था में समान कार्य होते थे, भले ही संरचनाएं भिन्न हो। ये तुलनात्मक राजनीति में अत्यंत उपयोगी सिद्ध हुआ था। फिर आपके लिए जो 4था नंबर पॉइंट है कि थॉमस हॉब्स ने राज्य को अराजकता से मुक्ति का साधन माना और निरंकुश संप्रभुता का समर्थन किया, जबकि जॉन लॉक ने सीमित सरकार और सन सहमति पर आधारित शासन को वैधता का आधार बताया था। अगला आपके लिए पॉइंट कौन सा है? देखो अभी तक अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार लाइक कर दीजिए जरूर। और जो आपके लिए ये चैनल है ना आप इसको सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि सब्सक्राइब के बिना आप अगर क्लास लेते हैं तो उसका निस्वार्थ भाव से हम आपके लिए अगर हेल्प कर रहे हैं तो आप भी थोड़ा सा सपोर्ट करिए ताकि विद्यार्थियों तक दूसरों तक भी पहुंचे। और आप शेयर करने का प्रयास करें, कमेंट करके बताइए कि क्लास अगर आपको अच्छी लगी है या नहीं लगी, तो भी आप कमेंट के अंदर जरूर बताइए। आपका 5 नंबर पॉइंट रहने वाला है कि रूसो की सामान्य इच्छा व्यक्तिगत इच्छाओं से भिन्न सामूहिक नैतिक इच्छा है, जो सार्वजनिक हित का प्रतिनिधित्व करती है, जो लोकतांत्रिक वैधता का आधार बनती है। 6ठा पॉइंट है कि मार्क्सवादी सिद्धांत में राज्य को वर्ग संघर्ष का परिणाम और शासक वर्ग का उपकरण माना गया है, जो आर्थिक आधार पर निर्मित अधिसंरचना का महत्वपूर्ण अंग माना जाता है विद्यार्थियों। नेक्स्ट आपके लिए 7 नंबर, संप्रभुता के आंतरिक और बाह्य आयाम होते हैं। आंतरिक संप्रभुता राज्य की सुरक्षा को दर्शाती है, जबकि बाह्य संप्रभुता अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्वतंत्र अस्तित्व और मान्यता को प्रकट करती है। नेक्स्ट आपके लिए 8 नंबर है कि टीएच ग्रीन के अनुसार सकारात्मक स्वतंत्रता का अर्थ केवल बाधा का अभाव नहीं, बल्कि आत्म विकास के लिए आवश्यक सामाजिक परिस्थितियों की उपलब्धता है। जॉन रॉल्स ने न्याय को निष्पक्षता के रूप में प्रस्तुत किया, जिसमें अज्ञान के पर्दे के पीछे से सामाजिक अनुबंधन की कल्पना की जाती है। नेक्स्ट आपके लिए जो पॉइंट है 10 नंबर कि मैक्स वेबर ने सत्ता को वेद प्रभुत्व के रूप में परिभाषित करते हुए पारंपरिक, करिश्माई और वैधानिक तार्किक प्रकारों में विभाजित किया था। ध्यान रख लेना, मैक्स वेबर ने सत्ता के कितने प्रकार बताए? 3 प्रकार बताए। पहला पारंपरिक या कानूनी, दूसरा करिश्माई, तीसरा वैधानिक या तार्किक प्रकारों में विभाजित किया है। अगला 11 नंबर है कि राजनीतिक संस्कृति किसी समाज के नागरिकों के राजनीतिक विश्वासों, मूल्यों और भावनाओं का समुच्चय होती है, जो लोकतंत्र की स्थिरता और सहभागिता को प्रभावित करती है सीधे सीधे। अगला 12 नंबर पॉइंट है कि राजनीतिक सामाजिकरण वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से व्यक्ति राजनीतिक मान्यताओं और मूल्यों को परिवार, शिक्षा, मीडिया और अन्य संस्थाओं से ग्रहण करता है। नेक्स्ट आपके लिए 13 नंबर पॉइंट है कि एकात्मक राज्य में शक्तियां केंद्र में निहित होती हैं, जबकि संघात्मक राज्य में संविधान के माध्यम से केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन होता है। नेक्स्ट आपके लिए 14 नंबर पॉइंट, द्विसदनीय व्यवस्था का उद्देश्य विधायी प्रक्रिया में संतुलन, पुनर्विचार और विशेषज्ञता सुनिश्चित करना है, जिससे जल्दबाजी में कानून निर्माण से बचा जा सके। अगला आपके लिए 15 नंबर पॉइंट कौन सा रहने वाला है? 15 नंबर पॉइंट आपके लिए है कि आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली अल्पसंख्यकों को बेहतर
प्रतिनिधित्व प्रदान करती है, जबकि बहुमत आधारित प्रणाली स्थिर सरकार निर्माण में सहायक मानी जाती है। अगला 16 नंबर पॉइंट कौन सा है कि दबाव समूह लोकतंत्र में हितों की अभिव्यक्ति का माध्यम होते हैं और वे प्रत्यक्ष सत्ता में आए बिना बिना नीति निर्माण को प्रभावित करते हैं। किसको प्रभावित करते हैं? नीति निर्माण को प्रभावित करते हैं। अगला आपके लिए 17 नंबर पॉइंट है कि शक्ति पृथक्करण सिद्धांत शासन के 3 अंगों, पहला विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका के बीच संतुलन स्थापित कर स्वतंत्रता की रक्षा करता है। नेक्स्ट आपके लिए 18 नंबर की न्यायिक सक्रियता आधुनिक लोकतंत्रों में न्यायपालिका की बढ़ती भूमिका को दर्शाती है, जहां वे सामाजिक न्याय और अधिकारों की रक्षा में सक्रिय हस्तक्षेप करती है। अगर आपके लिए 19 नंबर पॉइंट है कि लोक कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य नागरिकों की शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और सामाजिक सुरक्षा जैसी मूलभूत सुविधाएं प्रदान करता है। वैश्वीकरण ने राज्य की पारंपरिक संप्रभुता को चुनौती दी है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और अंतर्राष्ट्रीय बहुराष्ट्रीय कंपनियों का प्रभाव बढ़ा है। विद्यार्थियों, क्या हुआ है? उसमें बढ़ोतरी हुई है। अगला आपके लिए 21 नंबर पॉइंट है कि सुशासन के प्रमुख तत्व पारदर्शिता, उत्तरदायित्व, विधि का शासन और सहभागिता है, जो लोकतंत्र की गुणवत्ता को निर्धारित करते हैं। क्या करते हैं? लोकतंत्र की गुणवत्ता को निर्धारित करते हैं। फिर आपके लिए राजनीतिक आधुनिकीकरण में संस्थागत विकास, राजनीतिक सहभागिता का विस्तार और पारंपरिक संरचनाओं का परिवर्तन शामिल होता है। फिर आपके लिए 23 नंबर क्वेश्चन है कि लोकतंत्रीकरण की प्रक्रिया में सत्ता का विकेंद्रीकरण और नागरिक स्वतंत्रता का विस्तार प्रमुख भूमिका निभाते हैं। नेक्स्ट आपके लिए 24 नंबर संविधान राज्य की मूल विधि है। संविधान क्या है? राज्य की मूल विधि है, जो शासन की संरचना, शक्तियों और नागरिकों के अधिकारों को निर्धारित करता है। विधि का शासन, रूल्स ऑफ लॉ का अर्थ होता है कि सभी व्यक्ति और संस्थाएं कानून के अधीन है और मनमानी शासन की अनुमति नहीं होती। अगला आपके लिए 26 नंबर पॉइंट, बहुलवाद सिद्धांत के अनुसार सत्ता विभिन्न समूहों में वितरित होती है और कोई एक समूह पूर्ण प्रभुत्व स्थापित नहीं कर सकता। राजनीतिक दल लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनमत को संगठित कर सरकार और जनता के बीच सेतु का कार्य करता है। किसका कार्य करता है? सेतु का कार्य करता है। विद्यार्थियों, ध्यान से याद रख लेना। अगला आपके लिए 28 नंबर पॉइंट कौन सा रहने वाला है? देखो, अभी तक जिसने भी इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले आप यही काम करें। आप जल्दी से जल्दी वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हर अपडेट्स, हर क्लास आपके लिए आने वाले वीडियो, आने वाले एमसीक्यू या कोई भी क्लास आप तक है वो पहुंचे। नोट्स के लिए व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करें। व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करने के लिए आपके जो कमेंट सेक्शन में जाओगे तो आपको ऊपर ही ऊपर एक व्हाट्सएप चैनल का लिंक पिन किया हुआ है, आप वो सीधा यहाँ से क्लिक करें, आपको व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन हो जाएगा। या आप अगर डिस्कशन खोलते हैं तो वहां से भी आपको व्हाट्सएप चैनल की लिंक लगा रखी है, आप वहां से सीधा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। आपके लिए 28 नंबर पॉइंट है कि नागरिक अधिकार राजनीतिक स्वतंत्रता की आधारशिला है और इसके बिना लोकतंत्र केवल औपचारिक ढांचा बनकर रह जाता है। 29 नंबर क्वेश्चन है कि समकालीन राजनीति में पहचान की राजनीति, आइडेंटिटी पॉलिटिक्स, जाति, धर्म, भाषा और लिंग के आधार पर उभरती प्रवृत्ति को दर्शाती है। राजनीतिक उत्तरदायित्व सुनिश्चित करने के लिए चुनाव, जनमत और संग्रह और लोकायुक्त जैसी संस्थाएं लोकतांत्रिक नियंत्रण के साधन मानी जाती है। फिर आपके लिए मैं आपको बताऊंगा कि एग्जाम में बड़े वाले क्वेश्चन कौन कौन से आएंगे, तो आपको एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देखना है और आपकी परीक्षा के नियंत्रण ये आने वाले बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि राजनीति विज्ञान की परिभाषा, और जो आपको मैं ये क्वेश्चन बता रहा हूं ना, ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको आंसर सहित उस क्लास के अंदर लगा रखे, जो मैंने बता दिया कि इसी प्लेलिस्ट में बनी हुई है। और आपको राजनीति विज्ञान की बहुत महत्वपूर्ण क्लास, जो कि आपके 100% आपकी परीक्षा के अंदर फायदा पहुंचाने वाली है और आपके पेपर में आने वाली है, वो आप इस क्वेश्चनों का सरल पूरा जरूर देखें। तो पहला क्वेश्चन है कि राजनीति विज्ञान की परिभाषा, स्वरूप क्षेत्र का विस्तृत वर्णन कीजिए, परंपरागत और आधुनिक दृष्टिकोण की तुलनात्मक व्याख्या कीजिए। बहुत पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन आपके लिए कि व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहारवाद की विशेषताओं की आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए, क्या उत्तर व्यवहारवाद की प्रतिक्रिया है। तीसरा क्वेश्चन है कि राजनीति विज्ञान का इतिहास, समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र से संबंध स्पष्ट कीजिए। नेक्स्ट आपके लिए चौथा नंबर क्वेश्चन है कि सामाजिक संविदा सिद्धांत का विस्तृत वर्णन कीजिए तथा हॉब्स, लोग और रूसो के विचारों की तुलनात्मक समीक्षा कीजिए। यह भी आपको सारणी से समेत सारणी के द्वारा और विशेष रूप से थ्योरी के माध्यम से अच्छे से उस क्लास के अंदर समझाया हुआ है। अगला 5 नंबर क्वेश्चन है कि मार्क्सवादी राज्य सिद्धांत की व्याख्या कीजिए, क्या आधुनिक संदर्भ में यह प्रासंगिक है या सही है। अगला 6 नंबर क्वेश्चन है कि संप्रभुता की अवधारणा का विवेचन कीजिए तथा संत ऑस्टिन और बहुलवादियों के विचारों की तुलनात्मक विचार कीजिए। अगला आपके लिए 7 नंबर क्वेश्चन, शक्ति, सत्ता और वैधता में अंतर स्पष्ट करो,
तथा मैक्स वेबर के प्रभुत्व सिद्धांत का वर्णन कीजिए। नेक्स्ट आपके लिए 8 नंबर क्वेश्चन, स्वतंत्रता और समानता की अवधारणाओं की व्याख्या कीजिए। क्या दोनों में संघर्ष है या सामंजस्य है? ये भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है और इनकी पीडीएफ के लिए मैं बोल रहा हूं कि आप व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लेना। अगर किसको भी पीडीएफ नोट्स चाहिए तो आप केवल व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करें या टेलीग्राम चैनल, दोनों में से आप कोई भी ज्वाइन करें। उसके माध्यम से आपको पीडीएफ तक की अपडेट मिल जाएगी, कैसे पीडीएफ लेनी है या किस प्रकार से पीडीएफ आपको मिलती है। नेक्स्ट आपके लिए कौन सा क्वेश्चन है कि 9 नंबर, न्याय की विभिन्न अवधारणाओं का वर्णन कीजिए तथा जॉन रॉल्स के न्याय सिद्धांत की समालोचनात्मक समीक्षा कीजिए। नेक्स्ट आपके लिए 10 नंबर क्वेश्चन, संसदीय और अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की तुलना करो और भारतीय व्यवस्था किस प्रणाली के निकट है और क्यों है, उसको भी आपको विस्तार से समझा के आना है। फिर आपके लिए 11 नंबर क्वेश्चन है कि राजनीतिक दलों और दबाव समूह की भूमिका का विश्लेषण करते हुए लोकतंत्र में इनका महत्व स्पष्ट कीजिए। अगला आपके लिए 12 नंबर क्वेश्चन कौन सा है कि प्रत्यक्ष और परोक्ष लोकतंत्र की तुलना कीजिए तथा आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के गुण दोषों का विस्तार से चर्चा करनी है या उसके बारे में अपने को बताना है। अगला 13 नंबर क्वेश्चन, शक्ति पृथक्करण सिद्धांत का वर्णन करते हुए आधुनिक शासन में चेक एंड बैलेंस की अवधारणा आवश्यकता को स्पष्ट करना है। फिर आपके लिए 14 नंबर क्वेश्चन, लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा का विवेचन कीजिए तथा समकालीन वैश्वीकरण के संदर्भ में इसकी प्रासंगिकता बताइए। अगला आपके लिए अंतिम क्वेश्चन, सुशासन, विकेंद्रीकरण और लोकतंत्रीकरण की समकालीन प्रवृत्तियों का विश्लेषण कीजिए। तो आपके लिए 15 क्वेश्चन जो कि दीर्घ उत्तरात्मक, लघु उत्तरात्मक, इनमें से आपके लिए आएंगे। बाकी मैंने एमसीक्यू फिलिंग्स वाले, ब्लिंक्स वाले यानी खाली स्थान वाले करवा दिए और ये सारे क्वेश्चन आपको मैंने इस क्लास के अंदर बता दिए। बाकी आपका इसका पूरा सॉल्यूशन आप पीडीएफ के माध्यम से या आप चाहे तो इस क्लास के माध्यम से जो लगा रखी है मैडम के द्वारा, आप उसको देखिए। आपका पेपर बिल्कुल शानदार रहने वाला है और पेपर होने के बाद आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें, चाहे आप व्हाट्सएप चैनल के किसी कॉलम में दें या आप इसके कमेंट सेक्शन में आकर जरूर दें, ताकि हमें पता चले कि किस विद्यार्थी का पेपर अच्छा हुआ, क्या हमारे इस कंटेंट से, तैयार किए हुए कंटेंट से या पीडीएफ नोट से या क्लासेस से आपको हेल्प मिलती है। तो आप हमें जरूर बताना। बाकी आपके पेपर कैसे हो रहे हैं, कौन कौन से आपके सब्जेक्ट हैं और आप कहां कहां से ये वीडियो देख रहे हैं, तो आप अपना गांव का नाम या अपना खुद का नाम जरूर कमेंट सेक्शन में एक बार जरूर लिखें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। आप इस वीडियो को अपने सभी साथियों के साथ, अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना, चाहे आपका कॉलेज का ग्रुप है या आपके पर्सनल एड है, उन सबको भेजना। बाकी लाइक और चैनल को सब्सक्राइब। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।